21 मार्च 2025 बजट सत्र के दूसरे चरण का 8वां दिन, जहां एक तरफ लोकसभा में गिलोटिन के जरिए बजट पास कराने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में औरंगजेब की कब्र को लेकर गहमागहमी हुई। नमस्ते, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और ये है पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम आपको बताएंगे आज पूरे दिन संसद में आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या किया। शुरुआत लोकसभा से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के लिए कहा था। लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चाय बागान के अस्पतालों में टीबी और अन्य बीमारियों के लिए डॉक्टरों की कमी का और अन्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। कहीं चाय बागान के जो श्रमिक है, ज्यादातर महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे उत्तर में टी गार्डन के अस्पतालों का विवरण है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं उसका विवरण नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका जवाब दिया। माननीय सदस्य बहुत तजुर्बेकार हैं और इन्होंने उत्तर भी बहुत तफसील से पढ़ा है। यह प्रश्न ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर की कमी से नहीं जुड़ा हुआ है और डॉक्टर्स का प्रोविजन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में यू कोट वी पे, हम जो डॉक्टर के साथ नेगोशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर हो चाहे परमानेंट डॉक्टर हो, उनको लगाना उनकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने सैंपल टेस्ट में फेल हुई दवा कंपनियों पर हुई कार्रवाई और नकली दवा से जान गंवाने वाले लोगों को मिले मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी, तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होने की बात कही और कहा कि वेबसाइट से जानकारी ली जा सकती है। इसके बाद संजना जाटव और अनुप्रिया पटेल के बीच जो सवाल जवाब हुआ वो भी सुनते जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार-बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही। सर, मेरे पास पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर। इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज है। अब अगर मैं पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू करूंगी तो सदन का वक्त यहाँ जाया होगा। आप इनको भिजवा देना। मैं आपको भिजवा दूंगी सारी लिस्ट। आपको कितने साल का ब्यौरा चाहिए? हर महीने का ब्यौरा भिजवाऊंगी, हर राज्य का ब्यौरा भिजवाती हूँ। जिन कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, हर कंपनी का, हर ड्रग का डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आयुष्मान कार्ड को लेकर आने वाली शिकायतों का मुद्दा उठाया और कहा कि कार्ड होने के बावजूद कई सारी जगहों पर पैसा लेकर इलाज करने की शिकायतें आ रही हैं। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप मुझे अलग से बता दीजिए। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सपा सांसद दौरिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय का नाम बदलकर धन संचय मंत्रालय कर देना चाहिए। मैं न चाहते हुए भी जल शक्ति मंत्रालय का नाम बदल करके धन संचय मंत्रालय रख देना चाहिए, क्योंकि कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। न बाढ़ का प्रबंधन है, न सूखे का इंतजाम है। नदी जोड़ने का हो, परियोजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का बजट हो, चाहे जल संसाधन का हो, चाहे नमामि गंगे का हो, चाहे अटल भूजल योजना का हो,
हर मोर्चे पर सरकार विफल हुई है। भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर आदिवासियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। सभापति महोदय, देखा है कि हमने जातिवाद धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, इंसान करता है, लेकिन सरकार भी जाति समूह देख कर भेदभाव करती है। और ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 17,40,000 आदिवासी परिवार रहते हैं। इसमें 5,07,000 आदिवासी परिवारों के घरों में नल पहुंचाने के लिए सैंक्शन जारी की गई, मात्र 29%, और हकीकत धरातल पे 5% आदिवासी परिवार के घरों में पानी गया है। और जिस तरह से ये भेदभाव हुआ है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण इलाके में रहता है, इनके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती है। सरकार की मंशा होनी चाहिए सबसे पहले गरीब इलाके में, ग्रामीण इलाके में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इस योजना को तेज गति से लागू करें। जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सरकार की ओर से किए गए कामकाज के आंकड़े गिनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कर पानी की अहमियत नहीं दी, बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित कर इसे पूरी तरह से समर्थन भी दिया है। 2004 और 14 के दरमियान जो बजट के अंदर हमने देखा हुआ कि उस टाइम की सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए थे 10 साल में, और इसके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 से 14 से 24 तक में 4,29,163 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। यही बता था कि 4 गुना पैसा देते हुए उन्होंने कितनी अहमियत इस काम के लिए दिया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय को 99,502 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को रुपये 25,276 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भी 75,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि छुट्टा जानवर भी बड़ी समस्या है। पूरा उत्पादन जब तक बिक नहीं जाता, किसान का पूरा परिवार जाड़ा, गर्मी, बरसात खेत में ही पड़ा रहता है। सभापति जी, मेरा आपसे प्रार्थना है, गन्ने किसानों का सवाल है। बड़े देश के अंदर संभवतः सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश बन चुका है गन्ना उत्पादन का, महाराष्ट्र को भी अब पीछे छोड़ दिया। गन्ना उत्पादन के मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो 5 साल के कार्यकाल में 90 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी सहित पूरे के पूरे दरवाले गए, प्रचार में, प्रसार में, वादों में, भाषणों में, 8 साल में 30 रुपए, 17 में 10 रुपए बढ़ाए और 22 के विधानसभा चुनाव आते आते 20 रुपए और बढ़ा दिए थे। 8 साल में केवल 30 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया। और वो भी समर्थन मूल्य बढ़ाना तो एक बात, इसमें वादे हैं, भाषण समय कम देंगे आप। वादे इन्होंने किए कि 15 दिन के अंदर गन्नों का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। ये भाषण है, ये वादे हैं, घोषणा पत्र है। ब्याज तो छोड़िए, किसानों का मूल्य सालों साल नहीं मिल रहा है, सालों नहीं मिल रहा है। किसानों को रोजगार दिया नहीं। हां, एक रोजगार माननीय मंत्री जी आपकी सरकार ने किसानों में दे दिया और किसान परिवार के सभी लोगों को दे दिया। चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो, 3 डिग्री टेम्परेचर हो, कोहरा हो, तुषार हो, बारिश हो, मूसलाधार बरसात चल रही हो या गर्मी की तपन हो 50 डिग्री से ऊपर की, हर परिस्थिति में किसान परिवार की महिलाओं को, किसान परिवार के बच्चों को, किसानों को स्वयं अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टा जानवरों से। ये हालत कर दी आपने किसानों की। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जवाब देने आए तो विपक्षी सदस्यों की टोका टाकी से परेशान होकर जो उन्होंने कहा वो भी सुनते जाइए। ऐसे में तो बोल ही नहीं पाएंगे माननीय सभापति। आपको बोलना होगा। बोलने में मजा नहीं आता। आपको माननीय कृषि मंत्री जी, आप
आप काइंडली ओनली एड्रेस टू द चेयर, आप चेयर को एड्रेस करिए, आप बोलिए। मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर से घबरा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते। मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, किसान कल्याण इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। शिवराज चौहान ने कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों पर हुई गोलीबारी से किसानों की मौत के आंकड़े भी गिनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे हैं तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी, 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे, कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई, 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं, और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक मतदान एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया, जिसे गिलोटिन के रास्ते पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष के सदस्य वॉकआउट कर गए। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums of money from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2025-26. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। इसे व्यय विधेयक या आपूर्ति विधेयक भी कहा जाता है। इसे गिलोटिन के जरिए पास किया गया, ये भी समझ लीजिए। गिलोटिन का इस्तेमाल संसद में तब किया जाता है जब सरकार किसी विधेयक को बिना चर्चा कराए पास कराना चाहती है। यह संसदीय रणनीति का हिस्सा है और जब सरकार को जल्दी में कोई विधेयक पास कराना होता है तो वो इसका इस्तेमाल करती है। विधेयक पास होने के बाद सदन की कार्रवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 24 मार्च 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा के बाद अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामदगी और रेप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. केंद्रीय गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि दुनिया जब अंतरिक्ष में पहुंच रही है, आप कब्र खोदने में लगे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगे हैं। कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे 94% की वृद्धि हुई है। माननीय 94% देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग
जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने कहा कि बीजेपी के लोगों का एक तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के उग्रवाद, नक्सल उग्रवाद और कश्मीर में आतंकवाद नासूर बन गया था। पहले आतंकी मारे जाते थे तो जुलूस निकलता था, आज जहां आतंकी मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सल उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा पर भी जवाब दिया। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूं कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन की कार्रवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और यहीं स्थगित करते हैं हम अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये एपिसोड, जिसमें हमने आपको बताया संसद में आज जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब किताब। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ 24 मार्च को। पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव ने और इसे कैमरा पर शूट किया है निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।